2 बार मेरे साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी गए, कहा कि आप हमारे सरकारी कर्मचारी और सरकार का जो अंशदान है 9,000 करोड़ रुपए का, वो वापिस लुटाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे सके। हमारे साथ विधानसभा में जब चर्चा हुई तो मैंने कह दिया कि जिन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है वो विधानसभा का चुनाव लड़े, ये कहा। और फिर क्या हुआ, हमने पहली कैबिनेट में अपने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में गवर्नमेंट बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में अशोक गहलोत जी की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको वापस ले लिया। ये अंतर कांग्रेस और बीजेपी में है। यही नहीं, जो भी हमारा सरकारी कर्मचारियों का और अंशदान और सरकार का अंशदान 9,000 करोड़ रुपया है, उसको रुकवाने का कोई अगर प्रयास कर रहा है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 20% के करीब हमने अपने अर्थव्यवस्था में सुधार किया। 7 जुलाई को कुल्लू जिला में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, बारिश का ऐसा तांडव हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। इतनी अधिक तबाही मची, कई परिवार बेघर हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, सड़कें टूट गई, पानी की पीने की योजना बह गई। हम रातों रात कुल्लू पहुंचे। 11 जुलाई तक बारिश होती रही। सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने कुल्लू बुलाया। सुंदर ठाकुर जी ने हमें बताया कि इसमें हमें तुरंत प्रभाव से काम करना पड़ेगा, सभी कर्मचारी और अधिकारी यहां लाइए। हमने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वहां बुलाए। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। हमने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया। विक्रमादित्य जी की ड्यूटी हमने सड़कों को खोलने के लिए लगाई। कहा आप यहीं रहेंगे। मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी ट्रैफिक देखते थे, बजट देखते थे और सरकारी कर्मचारियों को लाने की प्रयास करते थे। हर गांव से तबाही का ऐसा आलम था, ऐसा तालम था कि दिल भर आता था, मन में पीड़ा होती थी, क्योंकि हम आप जैसे परिवारों से उठकर आए हैं। मैं जानता हूं कितनी मुश्किल से एक पक्का घर बनता है। पक्के घर टूट गए। कई परिवार तो ऐसे सड़कों पर आ गए, इतने सुंदर पक्के घर उन्होंने बनाए हुए थे। रात का खाना खाया, जब पता लगा कि बारिश से लाशा बहुत तेजी से आ रहा है, अपनी जान बचाकर और अपने परिवार की जान बचाकर बाहर निकले। मैं सब जगह गया और सब जगह जाने के बाद मैंने उनकी पीड़ा को महसूस किया। हमें पता लगा कि चंदरताल में 300 पर्यटक फंसे हैं। अगर एक दिन की देरी हो जाती तो दुर्घटना हो सकती थी। एयरफोर्स वालों ने कहा हम इनको निकालने में असमर्थ है, कोई घटना हो सकती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सरकार के 2 मंत्रिमंडल के सदस्यों का, एक जगत नेगी जी और एक संजय अवस्थी जी। उन 295 पर्यटकों को निकालने के लिए जेसीबी में बैठ कर गए और 295 पर्यटकों को सही सलामत उतारा। हमारी प्रशंसा किसी ने नहीं की, वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की, नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की और शांता कुमार जी ने हमारी प्रशंसा की कि आपदा में अभूतपूर्व कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी है, मंडी में आकर स्टेटमेंट देते हैं कि 70 बुलाइए, हम विधानसभा 70 में चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा इस समय हम हिमाचल के 22,000 आपदा परिवारों को, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मंडी जिला था, हम उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। हमने विधानसभा 70 बुलाया। विधानसभा 70 में हम उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हमने कहा एक लाइन का प्रस्ताव है कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार
वोट डालने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हिमाचल में आई आपदा के साथ लोगों के साथ खड़े नहीं हुए और प्रस्ताव वोट नहीं डाला। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, हर जगह हमारे को अड़चने डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, देश के वित्त मंत्री से मिला। मैंने अनुरोध किया, अगर केंद्र की सरकार हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं देती है, हमने अपने संसाधनों से 45 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, जिसके कारण आज सारी सड़कें, पीने की पानी की योजनाएं, बिजली के खंभे खुले हैं। यही नहीं, फिर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात आई। आपदा प्रभावित परिवारों को जब बसाने की बात आई तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इनके कोई भी सांसद दिल्ली में किसी गृह मंत्री को नहीं मिले, ना प्रधानमंत्री से मिले। हमने आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कहा कि 1.5 लाख रुपया घर बनाने के मिलता है, 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिलता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 1.5 लाख रुपए में क्या घर बनता है? मैंने, क्योंकि मैं आम परिवार से आता हूं, गरीब की पीड़ा जानता हूं, दर्द जानता हूं, मैंने कहा कि 1.5 लाख से घर नहीं बनता। मेरे पास भी एक पक्का मकान है। जब अगर वो आपदा में बह जाए तो मेरे परिवार, आप लोग हैं, आप पर क्या बीतती होगी। मैंने उस 1.5 लाख के नियमों को बदल दिया। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया और 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। सिराज में सबसे ज्यादा दी। मेरे विपक्ष के नेता का घर है। मैंने बोला, मैं पार्टी नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि वो जो आपदा से प्रभावित परिवार सिराज का है वो मेरा परिवार है, मंडी में मेरा परिवार है, मैं आपके लिए मदद करूंगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। लोक अदालतें लगाई, 1 लाख इंतकाल करवाया। मुझे क्योंकि अभी दूसरी जगह जाना और विक्रमादित्य जी हमारे यहाँ के हीरो है, बाद में बोलेंगे, तब से मैं आपके से 5 मिनट में सारी बात बताना चाहता हूं। 1 लाख लोगों के इंतकाल हुए। पहले आप पटवारी के पीछे जाते थे, आजकल पटवारी आपके पीछे आ रहा है। अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने 15 महीने में अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। सरकार ही माता, सरकार ही पिता। 27 साल तक की उम्र के लिए उन अनाथ बच्चों को सरकार गोद लेगी और हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी देगी। हमने विधवाओं के लिए दूसरा बजट प्रस्तुत किया। पहले बजट में दूसरा बजट विधवाओं के लिए प्रस्तुत किया। विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा, चाहे डॉक्टर बनता है चाहे इंजीनियर बनता है, इस दूसरे बजट में हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। मनरेगा की दिहाड़ी कोई नहीं सोचता। गांव में भाई बहन हमारे मजदूर लगे हुए, 5 रुपए बढ़ाते थे, 10 रुपए बढ़ाते थे। मैंने एक ही झटके में 60 रुपए बढ़ा दी। 1 अप्रैल से 300 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी मिलनी शुरू हो गए। महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए किसी ने नहीं सोचा होगा मकान 1.5 लाख रुपए का मिलता था। दूसरे बजट में उन महिला विधवाओं के लिए हमने मकान बनाने के लिए जो गरीब है 3 लाख रुपए फिक्स कर दिए। फिर आए मुझे ये सब पैसा। 1 साल में मैंने आपका जो जयराम सरकार की सरकार में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे के साथ बहा जाता था उसको पकड़ा और 2200 करोड़ रुपया कमाया। ये मैं उससे बांट रहा था। मैंने देखा, हम किसान हैं, मेरी माताजी गौ खेतों में आज भी काम करती है, अभी बुजुर्ग हो गई है, फिर भी बोलती है कि देखो अपने ये देख लो, मेरे जीते जी आप ये सारी चीजें देख लो। मैंने बोला किसान की आर्थिकी कैसे मजबूत होगी।
90% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं। मैंने पाया कि किसान के पास एक पशु होता है, गाय होती है, भैंस होती है। वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, हमारी बहन, हमारी माता, पर कोई दूध का रेट नहीं मिलता। 32 रुपए किलो सरकार खरीदती थी। मैंने कहा कि 32 रुपए किलो सरकार ने खरीदी, कि उसको बढ़ाकर एक ही झटके में 45 रुपए कर दिया। फिर गाय भैंस में जो गोबर होता है, अब गोबर से खेती करने के लिए क्या करोगे? गोबर को तो फेंक देते। मैंने कहा गोबर से जो कणक पैदा करेगा, जो मक्की पैदा करेगा, उससे सरकार 40 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। यह दूसरे बजट की योजना है जो अभी आई है आपके। फिर मैंने अधिकारियों से फिर बैठक की कि अब कितने पैसे बचे हैं। कहते हैं जी अभी 1000 करोड़ रुपया बचा है। प्रस्ताव बजट रख दिया गया। 28 फरवरी को बजट पास होना था, 27 को राज्यसभा के चुनाव हो गए। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीद लिया। 26 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव शुक्ला जी बैठे हैं, इंचार्ज आए, हमारे साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं। अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे। कुछ का तो मुझे अंदाजा था, कुछ को जब रात को उन्होंने पैसे पकड़े तो मैं समझ गया। अगले दिन 27 तारीख को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। कोई बात नहीं, आम लोगों के लिए हम बजट रखा हुआ था, 28 तारीख को वो पास होना था। वोट डालने के बाद ऐसे तितर बितर हुए कि परमाणु से बाहर पहुंचकर उन्होंने सांस ली और हॉलीडे इनमें पहुंचे। उनके दोस्त हमें बता रहे थे कि इसलिए गए कि आधी किस्त पंचकुला में मिलनी है। कहां मिलनी है? अरे भी किस्त मिलनी है। चलो, मैं रात को वहां रुके किस्त का इंतजाम कर लिया होगा। अगले दिन सवेरे कहां गए हो? विधानसभा के परिसर में आ गए, अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस लगाने के बाद हमने सोचा कि यह बजट में हमारा समर्थन करेंगे। वो बजट जो आम लोगों के लिए, गरीब किसान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए था। उन्होंने क्या किया? हाजिरी लगाई और हेलीकॉप्टर से फुर हो गए। अनाडेल से एक हेलीकॉप्टर गया, दूसरा हेलीकॉप्टर गया। मैंने पार्लियामेंट मिनिस्टर को पूछा, हर्षवर्धन चौहान जी को, उनको बिठा तो देना था, बोर्ड तो डाल देते, डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। लेकिन नहीं, पैसों का लालच ऐसे कि दोबारा फिर पंचकुला पहुंच गए। अब सरकार का बजट पास होना था। यह 15 महीने के अंदर घटना घटी है, यह भी बताना जरूरी है। बजट पास होना था, बजट पास हुआ। टीवी में खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं क्यों इस्तीफा दूंगा भाई? हम तो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी में 40 साल दरिया उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, खेत में हल बाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी में पहुंचे हैं। हम संघर्षशील लोग हैं, हम क्यों इस्तीफा देंगे? और मैं पत्रकार वार्ता में आया और कहा, मैं एक योद्धा हूं और युद्ध लड़ना भी जानता हूं और युद्ध जीतना भी जानता हूं। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अपने आप को कहते थे कि मंडी का मैं मुख्यमंत्री हूं, सिराज के अलावा कहीं के मुख्यमंत्री नहीं है। सिराज की भी बुरी हालत है, कहीं के मुख्यमंत्री नहीं रहे। उन्होंने सोचा अब ये सरकार जा रही है, और विधानसभा के अंदर क्या बोला, अब इनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस बजट में हमने आम लोगों के लिए योजनाएं लाई थी। जब भगवान ने देखा कि ये तो सब अनाथ बच्चों से संबंधित योजना है, विधवाओं से संबंधित योजनाएं हैं, महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, भगवान ने हमारी सरकार भी बचाई और 6 विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी दल में भेज दिया। और ये बिके हुए विधायक है,
बिके हुए विधायक है। 6 टिकट डिक्लेयर हुए हैं, हमने पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट दिया, ईमानदार और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को टिकट दिया। लाहौल स्पीति से एक ऐसी महिला को टिकट दिया जिसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपया पड़ा है, सिर्फ 20,000 रुपया पड़ा है, उसको मैंने चुनाव लड़ने के लिए कहा। धर्मशाला में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो संगठन से निकला हुआ है, जो आम परिवार से निकला हुआ है, जो गरीब का दर्द जानता है, दिमाग में आपकी सोच रखता है। इस बार हमने 6 स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट दिया, एक भी दागदार को टिकट नहीं दिया, क्योंकि ये जो 6 विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, ये दागदार, बेईमान और ईमानदारी के बीच चुनाव होने जा रहा है। और हमने भ्रष्टाचार के जब हमने सब दरवाजे बंद किए, बजट के बाद मैंने अधिकारियों से पूछा आप कितना पैसा, कहते 1,000 करोड़। मैंने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं देखता हूं घर में होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बेटा अगर नौकरी भी लग जाए तो बूढ़ा माँ बाप का हिम्मत नहीं होती कि बच्चे से कुछ ज्यादा पैसे मांग ले। वो यही सोचता रहता है कि पैसे मांगू ना मांगू, उसकी बीमारी बढ़ जाती है। मैंने कहा 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको हमारी सरकार इस दूसरे बजट के माध्यम से फ्री इलाज करवाएगी, सभी 70 साल के बुजुर्गों के लिए। फिर हमारी आई 800 करोड़ रुपया बच गया। मैंने पूछा, अधिकारी कहने लगे अभी तो चुनाव ही नहीं है, आपके चुनाव तो 2027 में होने हैं। मैंने कहा नहीं, जितना पैसा हमारी सरकार हर साल कमाएगी वो जनता में बांटेगी। 4% डीए की किस्त दे दी। पुलिस वाले जो इंतजाम करने लगे हैं, 210 रुपए डाइट मनी मिलती थी, एक दिन की 7 रुपए मिलती थी। अधिकारी कहते थे 400 रुपए कर देते हैं। मैंने एक ही झटके में 17,000 पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को 1,000 रुपए कर दिया। फिर 800 करोड़ का वितरण करना था। 3 मार्च 2024 को हमने नोटिफिकेशन कर दी, 18 साल से ऊपर की जो भी हमारी बहन है, जब तक उसके शरीर में सांस, अंतिम सांस बटा रहेगा, हमारी बहन को, हमारी माता को 1,500 रुपया हर महीना मिलेंगे और 18,000 रुपया साल का देंगे। अब उस योजना को भी रुकवाने जयराम जी जा रहे हैं। अब जयराम जी क्या महिलाओं के अधिकार को रुकवाने जा रहे हैं, तो क्या आप उसका साथ देंगे? जोर से बोलो। फिर जयराम ठाकुर जी ने डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। 2022 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, रिवाज बदलेंगे। क्या था? जनता ने उनको बदल दिया। चुनावों से पहले उन्होंने क्या कहा? रिवाज, और जनता ने उनको। फिर दूसरी फिल्म की उन्होंने 27 फरवरी को, ऑपरेशन लोटस। क्या था? भगवान ने वो जो सिलास लाया, कोर्ट 29 तारीख को सवेरे 7 बजे गवर्नर के पास जाकर शपथ की तैयारी कर रहे थे, वो बेचारा उस दर्जी के पास ही रह गया। ये दूसरी फिल्म डायरेक्ट की थी। और अब तीसरी फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने, कंगना मंडी के अंगना। क्या है? कंगना मंडी के अंगना। वो अच्छी है, हीरोइन है, अच्छी बात थी, फिल्मी दुनिया में आपने नाम करवाया। जब देखा कि जयराम ठाकुर जी को पता लग गया कि राजीव शुक्ला जी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो चुपके चुपके पतली गली खिसकने लगे। क्या लगे? किया ही कुछ नहीं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, किया ही कुछ नहीं, तो खिसकने का ही था। उन्होंने सोचा अब कैसे काम करूं, तो उन्होंने बेचारी कंगना वहां बॉम्बे में एसी कमरे में बैठकर ठंडा अनुभव कर रही थी। कहा आप 1 महीने शूटिंग की डेट दे दो। क्या कहा? 1 महीने शूटिंग की डेट दे दो।
डेट फिक्स होगी, डायरेक्टर साहब ने लोकेशन सेट कर दी। डायरेक्टर कौन? जो डायरेक्टर कौन? अब डायरेक्टर साहब ने जब वो लोकेशन फिट कर दी, कहानी भी लिख दी, जिस तरह 2022 की रिवाज बदलो की कहानी लिखी ना ऑपरेशन, और इसकी भी कहानी लिख दी, कंगना मंडरी के अंगना की कहानी लिख दी। स्क्रिप्ट तैयार हो गया, हर जगह लोकेशन तैयार की। आज पांगी में ये ड्रेस पहन के जाना है, आज किन्नौर में ये ड्रेस पहन के जाना है। आपने फिल्मी दुनिया में बहुत संघर्ष किया है, आप अच्छी हीरोइन है, लेकिन जितनी अच्छी हीरोइन हो, अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है कि नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्लॉप डायरेक्टर जो फिल्म बना रहा है वो फ्लॉप होगी कि नहीं होगी? हमारे एक ऐसा व्यक्ति विक्रमादित्य, आपदा आई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, हर सड़क को जोड़ा। ये राजनीति का हमारा हीरो है, युवा है। अगर ये राजनीति में ना जाता और गलती से फिल्मी दुनिया में चला जाते तो भी ये टॉप हीरो होते। तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी सेवा में लगा रहता है, इसके पक्ष में वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए, सीटियां बजाइए।